बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मीनार पाकिस्तान वाक़े को लेकर एक हीटेड डिबेट जारी है। एक गर्मा गर्म बहस हो रही है और इस बहस में दो बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या मीनार पाकिस्तान पर होने वाला वाक़या प्लांटेड था। इस पर ट्विटर पर बहुत बहस हो रही है। ये प्लान के मुताबिक हुआ, ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ, जैसा सोचा गया था वैसे ही हुआ। और ये क्यों सोचा गया था, ये स्क्रिप्ट क्यों तैयार किया गया था, क्या इसकी कुछ खास वजूहात थी, क्या आयशा और उसकी टीम के पीछे कुछ खास मकासद थे इसको करने के लिए। एक बहस तो ये हो रही है और दूसरी बहस ये हो रही है कि क्या यासिर शामी और इकरारुल हसन इस प्लांटेड गेम का हिस्सा थे, क्या वो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थे या फिर वो इसके मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ये गेम प्लान किया और अपनी आयशा को और उसकी टीम को इस्तेमाल किया इस गेम प्लान में। क्योंकि कुछ लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि इकरारुल हसन की ये जो टीम के लोग थे या टीम सरेआम के लोग थे, जिसके बारे में इकरार कहते हैं कि इसमें तो लाखों लोग शामिल हैं, क्या ये दोनों इसका हिस्सा थे या नहीं थे। देखिए, कुछ दलाइल जो हमारे सामने आते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई ये इसका हिस्सा थे इस प्लांटेड गेम का, और कुछ हकायक हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसको देख के लगता है कि नहीं, यासिर शामी और इकरारुल हसन का कुछ लेना देना नहीं है, सवाए उनके पास ये कि एक कॉल आई या उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने इसको इंटरव्यू किया। अच्छा, अब इस पर बहस पर मैं किस नतीजे पर पहुंचता हूं ये तो मैं बाद में आता हूं कि क्या यासिर शामी उसका हिस्सा थे। मुझे क्या लगता है, क्या हिस्सा थे या नहीं थे, क्या वो स्क्रिप्ट का, क्या इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा या नहीं लिखा, इस पर तो मैं बाद में आता हूं। और इकरारुल हसन की वीडियो में कुछ एक दो कमज़ोर पहलू हैं जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा शक जा रहा है, वो कौन से हैं उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन इसके कुछ और पहलू हैं जिस पर तफ्तीश होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें तो कोई बहस नहीं है कि यह वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसमें ऐसे लोग जो मीटअप के लिए आए थे, जिसको कॉल की गई थी कि आप आए, मेरे साथ सेल्फी बनाए, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मीटअप बहुत सारे लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, गैर मुल्की भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। लेकिन 14 अगस्त पर एक मॉब को इकट्ठा करना थोड़ा सा रिस्की था। चलिए, आयशा को बेनिफिट डाउट देते हैं कि उनसे वो कैलकुलेट नहीं हुआ कि वहाँ पर जाएंगे तो ये सूरत हाल हो सकती है। उन्होंने सोचा कि 14 अगस्त को मीटअप किया जाए और फैंस को बुला लिया, और वो मॉब था, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो वैसे ही उनके फैंस थे जैसे वो खुद हैं, या जिस जो कंटेंट, कैरेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा, जो कंटेंट वो खुद बनाती हैं उस कंटेंट को पसंद करने वाले वैसे ही होंगे ना। मतलब उनका कंटेंट बहुत घटिया है, जिस घटिया कंटेंट को वो प्रोड्यूस करती हैं, जाहिर है पढ़े लिखे लोग तो उस कंटेंट को नहीं देखते होंगे। मैंने तो खैर इनका नाम भी पहले कभी नहीं सुना था। इस कंटेंट को वैसे ही मेंटालिटी के लोग देखेंगे ना, जिस मेंटालिटी के लोगों को वो एड्रेस कर रही हैं अपने इस घटिया से कंटेंट से, जिसमें एक आदमी लड़के के मुंह पे हाथ फेर के उसको मनाने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ तरह से। ये बेसिकली साइकी है। मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो का, इन वीडियोस का, वो भी एक साइकी है। यानी आप किसी से फायदा हासिल करने के लिए उसके जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे फायदा हासिल करते हैं। तो ऐन मुमकिन है कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ खास फायदे हासिल करने के लिए आयशा ने ऐसे किया। वो फायदे क्या हो सकते हैं मैं बताता हूं कि आयशा ने किस किस से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं और घर की डिमांड करना शुरू कर दी है, तो जिससे लोग शक कर रहे हैं कि आयशा अकरम नामी खातून जो है वो इस सारे मौके से फायदा उठाकर अब अपना कुछ इससे कैश करवाना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने घर की डिमांड शुरू कर दी कि मुझे घर दिया जाए, मैं किराए के घर पे रहती हूं। या उन्होंने एक बड़े मशहूर हस्ती हैं, उनसे कुछ पैसे, कितने लाखों रुपए लिए वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना जरूरी है कि ये वाकया जिससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है, इसमें बहुत से लोग कसूरवार हैं। ठीक है, आप पुलिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करें कि 15 पे कॉल हुई तो 2 घंटे के लिए के बाद तक पुलिस को नहीं पहुंची, बिल्कुल होना चाहिए। मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जैसे प्लान किया गया था शायद वैसे नहीं हुआ, या उससे कुछ ज्यादा हो गया। प्लान ये था कि हुल्लड़बाजी होगी, तस्वीरें बनेगी, अगर सब प्लान था, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान था, अगर प्लान था, उससे ज्यादा हो गया, लोगों ने छीना झपटी शुरू कर दी, कपड़े फाड़ दिए, पुलिस को कॉल की गई, पुलिस नहीं पहुंची, बिल्कुल सही है, पुलिस के खिलाफ एक्शन हुआ। फिर आप चेहरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग थे, कौन मॉब था और क्या थे, वो बिल्कुल सही है, इदारों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रैम्बो और उसके बाकी 4-5 जितने साथी थे जो आयशा के साथ गए थे समेत आयशा के, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इन्होंने ये सब प्लान क्यों किया था। मेरा ख्याल है कि अगर इस प्लान के पीछे कोई इसी तरह के मकासद थे कि जो अब हासिल हो रहे हैं, तो फिर ये जरूर आयशा के साथियों को पता होगा या फिर वो इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, रैम्बो का बैकग्राउंड क्या है। रैम्बो एक ऐसा नौजवान है जो भट्टे पे काम करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, भट्टा मजदूर है, गुजरात में के शायद किसी इलाके का रहने वाला है, शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, और ये आयशा के साथ टिकटॉक पर काम करता है। चलिए मान लिया कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो टिकटॉकर है, टिकटॉक पे काम करता है।
लेकिन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, बैकग्राउंड इसका बड़ा हम्बल है जो मैंने आपको बताया। और इसी तरह आयशा का भी बैकग्राउंड है, एक किराए के घर में रहती हैं और असल घर की जो तस्वीरें आपके सामने आई हैं वो आपने देख ही लिया, उससे अंदाज़ा होता है कि बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। और हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की जब टिकटॉक पर इस तरह का घटिया कंटेंट बनाती है तो आम तौर पर उसके एम्बिशंस भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आयशा के थे या आयशा के हैं, लेकिन हो सकते हैं कि जब आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड के साथ हों और आप बहुत ज़्यादा जो है वो फेम की और जल्दी फेम की ख्वाहिश रखते हो और उसके लिए आप बहुत ही घटिया शॉर्टकट इस्तेमाल करें तो आमतौर पर इस तरह के नताइज निकल आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रैम्बो को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसके साथियों को, क्योंकि रैम्बो ने मेरे कुछ दोस्तों को जो कि लाहौर के सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो रैम्बो ने यह कहा है कि मैंने आयशा को वहां पर पहुंचने के बाद मना किया था कि यह प्लान ठीक नहीं है, इसके नुकसानात होंगे और वापस चला जाए। लेकिन आयशा ने कहा कि, और उसके साथियों ने कहा कि नहीं, हमें अंदर जाना चाहिए और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इससे लगता है कि शायद ये वाकई कोई प्लान था, क्योंकि रैम्बो अगर तो खाली मीटअप था तो रैम्बो को ये डाउट नहीं होना चाहिए था कि ये हो सकता है, क्योंकि वो मॉब को तो खुद रैम्बो और उसकी टीम ने इकट्ठे होकर इनवाइट किया। तो रैम्बो अगर ये कह रहे हैं कि मैंने मीनार पाकिस्तान के बाहर पहुंचकर मना किया कि ये ना करें, वापस चलें, तो अब यहां पर ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए रैम्बो और उसके साथियों से और आयशा से भी कि आपके मकासद क्या थे, और अगर वाकई कुछ ऐसा वेस्ट इंटरेस्ट था तो उसको बेनकाब होना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है उसमें हकीकत सामने आए कि पाकिस्तान में लड़कियां अनसेफ नहीं हैं, या उस तरह से वाकयात होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का मुआशरा बड़ा महफूज मुआशरा है, लेकिन 400 अफराद का अगरचे वो 401 तो थे नहीं, लेकिन 400 अफराद पर नाम लगा के 400 अफराद ने एक लड़की पर हमला कर दिया, पूरी दुनिया में से बड़ी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, और ख़ासतौर पर इंडिया में पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई है। और उन्होंने अपने दिल्ली का जो सारा बदनामी है दिल्ली की जो वहाँ पर होता है उसका सारा उठाकर पाकिस्तान पर शिफ्ट कर दिया कि जी सिर्फ दिल्ली नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो एक नुकता तो यह है कि मैं समझता हूं कि इसको मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ये तो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये लड़के कौन थे, ये इनके चेहरे क्या थे, इनको पकड़ा जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत इस पहलू पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही जो मैं समझता हूं कि उसकी एक खामी और कमजोरी है। उसको लड़की और उसकी टीम के साथ मिलकर उनसे इन्वेस्टिगेट करके ये प्रोब करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट ये है कि ये प्लांटेड था या नहीं था और इसके मकासद क्या थे। तो ये इस सवाल का जवाब हुकूमत को देना चाहिए कि क्या ये प्लांटेड था या नहीं था, वरना ये एक ऐसी डिबेट रहेगी और ये डिबेट सोशल मीडिया पर होती रहेगी और फिर ये कभी दम नहीं तोड़ेगी और फिर मुस्तकबिल में कभी ये डिबेट खड़ी हो जाएगी। तो इस डिबेट के खात्मे के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करने के लिए मैदान में आना चाहिए, और फरीकैन से दो बाकी लोग भी हैं और आयशा उसकी टीम है, उनके साथ ये इन्वेस्टिगेट करके असल स्टोरी हमारे सामने रखनी चाहिए कि क्या ये प्लांटेड था या नहीं था। हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए कि ये क्यों गए थे, क्या इनका मौक़िफ़ था और क्या मकासद थे। मकासद जो अभी मतलब हो क्या रहा है, देखिए वकार ज़का से 1 लाख रुपया वसूल किया है आयशा ने। अब आप देखिए आयशा के साथ वाक़या हुआ, इस वाक़े की आड़ में आयशा ने 1 लाख रुपया वकार ज़का ने कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपया भेजना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी मदद करने का कह सकता है, लेकिन आयशा ने वो 1 लाख रुपया क्यों कबूल किया? क्या अगर मुझे कहीं मेरे साथ कोई वाकया चोट लग जाएगी कहीं पर, क्या मैं वो 1 लाख रुपया कबूल कर लूंगा? 1 लाख रुपया कबूल करने की जस्टिफिकेशन क्या है आयशा के पास? आयशा ने 1 लाख रुपया वकार ज़का से क्यों कबूल किया? चलें, वकार ज़का ने कहा होगा कि आपका मोबाइल टूट गया है, मैं मदद करना चाहता हूं। इवन देन, मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई मुझे बैरून मुल्क से मेरा फैन कॉल करेगा, मुझे कहेगा कि मैं आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्या मैं वो उसकी मदद कबूल करूंगा? नहीं करूंगा ना। ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि नहीं, चले मैं अपनी जमा पूंजी से एक छोटी गाड़ी ले लेता हूं, वैसे तो नहीं सही लेकिन मैं कुछ करके मैं आपसे पैसे क्यों लूं। एक आम आदमी तो यही करता है, लेकिन वकार ज़का से आयशा ने 1 लाख रुपया कबूल किया। अच्छा, फिर अब वो मेरे लाहौर में बड़े अच्छे दोस्त और सहाफ़ी हैं, मैं आजकल कराची में हूँ, तो लाहौर में मतलब कराची आया हुआ हूँ कुछ दिन के लिए, तो मेरी बात हुई लाहौर में कुछ दोस्तों से, तो मेरे एक बड़े अच्छे करीबी दो सहाफ़ी हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि मैं आयशा से मिला हूँ और आयशा ने ये डिमांड रखी है कि मुझे एक घर दिया जाए, क्योंकि मैं किराए के घर में रहती हूँ और अब मेरी जान को भी ख़तरा है, मैं सेफ़ हूँ, तो मुझे घर दिया जाए। तो इस तरह की ख्वाहिशात जो अब उभरना शुरू हो गई हैं, इससे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को शक गुजरता है कि ये आयशा का प्लान था और वो इससे इसी किस्म के फ़ायदे हासिल करना चाहती थी। और
अब वो इसकी तरफ बढ़ना चाह रही हैं। अब उनके इस प्लान में रुकावट यह आई है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब आज ये उस बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जो कि क्या आयशा ने कुछ खास मकासद की खातिर अपने दोस्तों को साथ में लाकर ये रचाया। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि इसको, वो जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी सोसाइटी में इतना क्रिटिसाइज होने के काबिल है, और बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां पर वालिदैन की तरबियत के ना होने की वजह से इस तरह के जंगली जानवर बाहर आकर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। और ये तो एक्सट्रीम वाक़या ना, मुझे तो इस बात पे भी चिढ़ होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर वॉक करने के लिए निकलता हूँ तो लोग घूरते हुए गुजरते हैं। मुझे इस बात से भी बड़ी तकलीफ होती है कि किसी ने मुंह उठाकर देखा भी क्यों है। तो ये तो इस सोसाइटी में रहते हुए बहुत तकलीफदेह चीज़ें हैं। और ये भी मैं जस्टिफाई नहीं करता कि आयशा को जो है वो उसने अगर मीटअप के लिए बुलाया तो, और जैसा भी उसका कैरेक्टर है, बहुत सारे लोग कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, जैसा भी कैरेक्टर हो, मैं कैरेक्टर की बात ही नहीं करता, जैसे भी कपड़े पहने हो, जो भी कुछ किया हो, लेकिन उनके ऊपर उनको नोचना, छीनना, झपटना, कपड़े फाड़ना या टच करना इवन, या देखना घूर के, तो ये मैं समझता हूं कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो एक इतना काबिल अफसोस और नेगेटिव पहलू हमारी सोसाइटी का कि जिस पर बहुत बात होनी चाहिए और इसकी वजूहात पर भी बात होनी चाहिए। मैंने इस पर कॉलम लिखा है, आज अगर अखबार की छुट्टी ना होती तो इस पर कॉलम छपता, जिसमें मैंने वालिदैन पर पूरा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि, और असातिज़ा पर, कि जिन्होंने तरबियत करना ही छोड़ दी है, जो तरबियत, जिनके वक्त ही नहीं बचा के बच्चों को समझाएं, उनके साथ वक्त गुजारें। तो एक डिबेट है, इस पर मैं वीडियो में बात कर सकता हूँ, इस पर मैंने कॉलम भी लिखा है, ये अब नेक्स्ट वीक में छपेगा। अच्छा, अब देखिए आखिरी बात पर आ जाते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इकरारुल हसन और इस पे यासिर शामी क्या इस प्लांटेड गेम का, अगर ये प्लांटेड थी तो हिस्सा थे या नहीं थे। देखिए, इकरारुल हसन की वीडियो सुनने के बाद मुझे दो बातों की समझ नहीं आई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि जब भी आप किसी विक्टिम से इंटरव्यू करते हैं तो आप उसकी प्लेस पर जाते हैं और उसकी प्लेस पर जाकर उसका इंटरव्यू कर लेते हैं। यासिर भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, सभी लोग, सभी जर्नलिस्ट ऐसे करते हैं। आप फ़ोन करते हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, वो अगर वो राज़ी हो तो वो कहता है कि जी आप आ जाएं, और आप वहाँ चले जाते हो, जाके इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इकरारुल हसन जो हैं वो वहाँ, इकरारुल हसन यासिर शामी वहाँ गए, उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाए और अपने घर लाकर उसका इंटरव्यू किया। तो ये मेरी समझ से बाहर है। ये बात, इस जवाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सवाल उठे हैं कि जी ये तो यासिर शामी के घर है, तो इस सवाल के जवाब में फिर उन्होंने की वजाहत की है। अच्छा, तो एक तो ये सवाल है जिसका मेरा ख्याल है जवाब अगर इकरारुल हसन की तरफ से आ जाए या यासिर शामी की तरफ से तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अपनी वीडियो में उन्होंने ये नहीं बताया कि हम वहाँ जाकर उनको अपनी प्लेस पर क्यों लेकर आए, वहाँ पर इंटरव्यू क्यों नहीं किया। दूसरा ये होता है, अच्छा इसकी जस्टिफिकेशन ये भी हो सकती थी कि मैं पहले यही समझा था, इकरार की वीडियो सुनने से पहले मैं यही समझा था कि मुझे ये लगा होगा कि उस लड़की ने इनसे रब्ता किया, इकरार से या यासिर से, और कहा कि जी मेरे साथ ये वाकया पेश आया है तो मुझे आप इंटरव्यू करें, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहती हूँ। तो यासिर ने कहा अच्छा इंटरव्यू देना चाहती हो तो फिर घर आ जाओ या हमारी प्लेस पर आ जाओ। तो वो लड़की आ गई और आपने उस पर प्लेस पे कर लिया। लेकिन ये भी नहीं हुआ। इकरार कहते हैं कि हमने उसे मैसेज किया, मैंने मैसेज किया कि दिस इज इकरारुल हसन फ्रॉम ARY और मैं जो है वो करना चाहता हूं, और मैंने उससे बात की और उसने कहा कि ठीक है, और फिर हम गए और हम उसको उठाकर अपने प्लेस पर आ गए। तो ये थोड़ा सा मुझे एक ऐसा कमज़ोर सा पहलू लगता है कि, और या इसकी जाहिर है कोई ना कोई जस्टिफिकेशन को वजह होगी इकरार के जहन में जो अभी एड्रेस नहीं हुई, हो सकता है वो आइंदा उसको एड्रेस कर दें, तो इकरार बता दें, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये जो सवाल है इसका हल निकल आएगा। दूसरा यह है कि प्लांटेड इंटरव्यूज़ होते हैं, प्लांटेड शोज़ होते हैं, प्लांटेड चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पर भी होती हैं। और इसमें फवाद चौधरी साहब से पिछले दिनों बात हो रही थी, वो कहते हैं कि एड्स की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और हमने पूछा कि एड्स कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि व्यूज़ पे एड्स मिलेंगे। तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा था कि पहले ही मीडिया में ये मसला है कि रेटिंग के चक्कर में कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब फिर आप व्यूज़ पर अगर एड्स देंगे तो एड्स के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहां पर व्यूज लेने के लिए प्लांटेड इंटरव्यूज, प्लांटेड वीडियोस होती हैं, की जाती हैं, लेकिन इस वाक़े में मुझे, जो मैंने अपने दोस्तों से बात की है या जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मुझे ये तो नहीं लगता कि ये इकरारुल हसन और जो है इन्होंने इसको प्लांट करके अपनी सरेआम की टीम को तैयार करके स्क्रिप्ट लिखकर मीनार पाकिस्तान में उतारा, और उतारने के बाद फिर जो है
4 दिन के बाद उन्होंने ये वीडियो क्यों, ये मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो 14 अगस्त को ये वाकया हुआ था तो रात को फिर यासिर शामी को वीडियो कर देनी चाहिए थी, अगले दिन कर देनी चाहिए थी, 2-3 दिन का इंतज़ार नहीं होना चाहिए था। FIR अगर होनी थी तो FIR भी फ़ौरन होनी चाहिए थी, FIR फ़ौरन होती और उसके बाद फिर जो है वो ये वाकया होता। तो मुझे ये तो लगता है कि सरेआम की टीम होने के नाते इकरारुल हसन के साथ पहले से इनका कनेक्शन होगा, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनकी इकरारुल हसन के साथ पहले से सलाम दुआ जान पहचान हो, इकरारुल हसन के साथ के लिए ये अननोन नहीं होंगे। ये तो हो सकता है कि ये लड़की ने एक चीज़ प्लान की, उनकी टीम ने एक प्लान की, वाकया हो गया, जब इकरार का इल्म में आया तो इकरार ने फ़ौरन उसको मैसेज किया और कहा कि जी क्या हुआ है, और वो लड़की भी इसीलिए उठकर इनके पास आ गई होगी क्योंकि वो इनको जानती होगी, इनके साथ ताल्लुक़ होगा, पहले से सलाम दुआ होगी, मेल मुलाकात होगी, ऐन मुमकिन है, और इस वजह से वो यहाँ पर इनकी प्लेस पर उठ के आ गए होगी। अननोन लोग इस तरह से रात को किसी के अपार्टमेंट में जाकर इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते कि वहाँ पर जाकर इसको इंटरव्यू दें। तो मुझे ये तो लगता है कि इनका ताल्लुक़ आपस में पहले से जान पहचान का ताल्लुक़ होगा। ये मेरी अगेन एक फीलिंग है, मेरे इल्म में नहीं है कि इनका ताल्लुक़ है या नहीं है। सरेआम की टीम के लिए काम करते होंगे, पौधे शौधे इन्होंने लगाए सरेआम की टीम के साथ मिलकर, तो इकरार ये कहते हैं कि और भी लाखों लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे राब्ते में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे राब्ते में नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो राब्ते में होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इकरार के साथ इनका राब्ता, ताल्लुक़ और ये चीज़ें तो होंगी, और हो सकता है कि ये चीज़ें प्लान करने में जो आयशा नामी खातून हैं और उनके जो दोस्त हैं उनके कुछ इसी किस्म के मकासद हों कि हम मशहूर हो जाएं, हो सकता है कि उन्होंने किया हो, लेकिन मुझे वैसे ज़ाती तौर पर ये नहीं लगता, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यासिर शामी और इकरार इस प्लांटेड गेम का स्क्रिप्टेड हिस्सा होंगे। ये मुमकिन है कि देखें रेटिंग और एक एक्सक्लूसिव चीज़ करना, या उसके लिए शायद सबकी ख्वाहिश होती है कि जी ये इंटरव्यू सबसे पहले मुझे मिल जाए या इसको मैं सबसे पहले कर लूँ, तो ये वाकया हुआ होगा, इनके इल्म में आ गया होगा, इनके इल्म में आकर उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अलबत्ता मैं सबसे अफसोसनाक पहलू इस वाक़े का यह है कि इससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है, और इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके ये देखना चाहिए कि कौन कौन शख्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, और उन तमाम लोगों को, अगर उसमें या आयशा भी हैं और अगर उसमें उनके रैम्बो भी है और उसके बाकी साथी भी हैं, तो इसको वाज़े होना चाहिए कि आगे पूरी दुनिया में ये हमेशा के लिए एक टीका ना लग जाए, वरना 4 साल बाद भी जब हम इंडियन चैनल पर किसी वाक़े की बात करेंगे तो वो कहेंगे आपके साथ ही 400 लड़कों ने हमला कर दिया था एक आयशा पर मीनार पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के माथे पर एक टीका बन के, धब्बा बन के हमेशा के लिए लगा रहेगा अगर इसको क्लियर ना किया गया, और अगर ये क्लियर हो गया तो हम कहेंगे कि देखिए इन्वेस्टिगेट हुआ था और पता चला था कि ये सब ड्रामा था और ये स्क्रिप्टेड था। और स्क्रिप्ट कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आपको याद होगा वो मॉर्निंग शो की खातून थी, मेरे जहन से नाम निकल गया, जिन्होंने बड़ी फेमस हैं, थोड़ी बल्कि सी हैं, जिन्होंने एक शायद समा टीवी पर उन्होंने एक पार्क में बैठे हुए जोड़ों पर जाके एक वो कर दिया था स्टिंग ऑपरेशन, और जाके कहा कि जी आप यूँ घरों से बाकी हैं, पार्क पे क्यों आए हो, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। तो बाद में उन्होंने आकर कामरान शायद के शो में खातून ने कहा, जो होस्ट थी मॉर्निंग शो की, उन्होंने आकर कहा कि नहीं ये तो प्लांटेड था, ये तो हमने स्क्रिप्टेड था, हमने तो पैसे दिए थे एक्टर्स से, तो हम तो एक वो करना चाहते थे। तो ये चीज़ें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होकर सामने आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान पर बदनामी का धब्बा है ये ख़त्म हो। मुझे बतौर पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात पे पहुंची है, और अगर इसमें कोई दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इसका हिस्सा बन गया तो उसको भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।